नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं नीति मोहर, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, डाइट फरीदपुर बरेली से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि हम लोग अपना पढ़ रहे थे सैद्धांतिक विषय वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, और मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो पेपर है सैद्धांतिक विषय ये 2 खंडों में विभाजित है। तो प्रथम खंड था इसका प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा खंड था शिक्षा और समाज। तो प्रथम खंड में हम लोगों ने शिक्षा का अर्थ, महत्व, प्राचीन अर्थ, ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। और शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान समय में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी पढ़ लिए थे। शिक्षा के प्रकार भी पढ़ लिए थे, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ। आज हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। ठीक है, इसको मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ शॉर्ट करके। हम लोग पढ़ रहे थे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसमें प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि है इसके अंतर्गत हम लोग प्राचीन काल की शिक्षा पढ़ेंगे, मध्यकाल की शिक्षा पढ़ेंगे और आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था भी पढ़ेंगे। यानी प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत आती है गुरुकुल शिक्षा, जिसे वैदिक कालीन शिक्षा भी कहते हैं, और बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, प्राचीन काल में क्या हो गया, हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, गुरुकुल और बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, गुरुकुल शिक्षा को ही वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। मध्यकाल में हम पढ़ेंगे मुगलकालीन शिक्षा। ठीक है, और आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की शिक्षा, यानी शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन काल की प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि प्राचीन काल में, और इसमें भी आज हम केवल वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम जो जो पढ़ेंगे वो हम टॉपिक्स एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ये मैंने इसके जो उद्देश्य हैं वो लिख लिए हैं, मतलब आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये पढ़ेंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य है कि हम इन सबको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। आज के लेक्चर में जितना कवर हो पाएगा उतना करते हैं, वरना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य पढ़ेंगे, सिद्धांत एवं विशेषताएं पढ़ेंगे, शिक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की, चूड़ाकर्म संस्कार पढ़ेंगे, उपनयन संस्कार पढ़ेंगे, अध्ययन काल पढ़ेंगे, शिक्षा सत्र व समय, शिक्षण कार्य, शिक्षा केंद्र, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि क्या थी वैदिक कालीन शिक्षा में वह पढ़ेंगे, गुरु शिष्य संबंध कैसे थे और परीक्षा प्रणाली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, भारत में जो शिक्षा का स्वरूप प्रचलित था प्राचीन समय में, उसे क्या कहते थे, वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा कहते थे। यानी प्राचीन समय में भारत में जो शिक्षा व्यवस्था लागू थी वो कौन सी थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली लागू थी। ठीक है, ये तो वैसे आप लोगों को कॉमन बात है, पता भी होगी कि पहले हमारे जो देश में शिक्षा व्यवस्था थी वो कौन सी थी, गुरुकुल शिक्षा थी। अभी अभी टीवी पे आप लोगों ने रामायण भी देखी होगी, और अभी नया शुरू हुआ है जय श्री कृष्णा, उसमें भी देखेंगे आप कि रामायण में राम जी और उनके सारे जो भाई थे वो कहाँ पढ़ने गए थे, गुरुकुल ही गए थे। अभी कृष्ण भगवान भी कहाँ जाएंगे, गुरुकुल ही जाएंगे। सब कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग को पहले से ही पता है कि प्राचीन समय में कौन सी शिक्षा व्यवस्था लागू थी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था लागू थी। ठीक है, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा है तो किस पे आधारित होगी, वेदों पे आधारित होगी। ठीक है, और ये जो शिक्षा थी गुरु के घर में ही रह के प्राप्त की जाती थी। मतलब आज की तरह नहीं है कि हम लोग अपने घर के ही पास में कोई कॉलेज ढूंढ लेते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं था। पहले हमें अपने घर से दूर प्रकृति की गोद में जाना पड़ता था शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, घर बैठे नहीं मिलती थी शिक्षा। ठीक है, गुरुकुल कहाँ होते थे, अधिकतर प्राकृतिक जगहों पे, थोड़े जंगलों टाइप में ही होते थे, है ना। ठीक है, और वेद कितने हैं ये भी आप सब जानते हैं कि भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है, सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है इन चारों में से। ठीक है, अब वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य पढ़ते हैं हम लोग। जो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य थे, तो ऋग्वेद में कहा गया है कि आँख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान हैं।
ठीक है, ये बात आप लोग भी जानते हैं कि सभी मनुष्य समान है देखने में, सभी के आँख नाक कान होते हैं, सभी के होते हैं, हमारे भी हैं आपके भी हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति एक से मतलब अलग है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, कुछ तो अलग होता है ना, सभी तो समान नहीं हो सकते, आँख नाक कान होते हैं सबके, फिर भी सब क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन जो ज्ञानवान है, ठीक है, जो ज्ञानवान है वो ही श्रेष्ठ है अन्य से, ठीक है, यानी कि आँख नाक कान तो सभी के हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन है, जो ज्ञानवान है, जिसमें नॉलेज है, ठीक है। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, यानी ज्ञानवान बनाना था, ठीक है। तो अब आप लोगों को वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो वैदिक कालीन शिक्षा का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, धर्म था। धर्म अर्थात ध्रियते अनेन इति धर्मा, ध्रियते अनेन इति धर्मा, ठीक है। अतएव धार्मिक भावना का विकास ही शिक्षा का लक्ष्य था, यानी वैदिक कालीन शिक्षा का लक्ष्य क्या था, धार्मिक भावना का विकास करना, ठीक है। सब कुछ ईश्वर का है, संसार मिथ्या है, यानी ये जो संसार है ये सब क्या मिथ्या है, माया है। अभी आप लोग वेदांत दर्शन पढ़ेंगे, वेदांत दर्शन में भी कहा गया है कि जगत क्या है, माया है, मोह है, ये जो जगत हमें दिखाई देता है ये सत्य जगत नहीं है, ये क्या है, मिथ्या है, ठीक है। सब कुछ ईश्वर का है, संसार मिथ्या है, सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, ठीक है, यानी सत्य क्या है, ब्रह्म है, और जगत मिथ्या, संसार क्या है, मिथ्या है, झूठ है, ठीक है। तो शिष्य को इसी तथ्य का अवगत कराना, यानी हम जैसे कि जो विद्यार्थी थे उनको इस बात का ज्ञान कराना कि ये संसार क्या है, झूठ है, वास्तविकता में जो पारलौकिक जगत है वही क्या है, सत्य है, ठीक है, जो ब्रह्म है वही सत्य है, ठीक है। और जब इसका ज्ञान उसे हो जाएगा तो क्या करेगा, सांसारिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसित होगा, और यही उसका उद्देश्य था वैदिक कालीन शिक्षा का, ठीक है। ईश्वर भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देना ही क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, ठीक है, यानी उस समय पे ईश्वर भक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा में यह स्थापित तथ्य था कि ईश भक्ति और ज्ञानवान वही व्यक्ति हो सकता है जो चरित्रवान भी हो। देखिए ये बात तो ये तो आज भी लागू होती है कि चरित्र यानी कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। सुना होगा ना आपने कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सभी कुछ चला गया। तो चरित्र की प्रत्येक प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, ऐसा संस्कृत में एक श्लोक है, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा में भी ये बात मानी जाती थी कि ईश भक्ति और ज्ञानवान वही व्यक्ति हो सकता है जो चरित्रवान हो, यानी जो चरित्रहीन है वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता, वो ज्ञानी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी बात को सिद्ध करते हुए मनुस्मृति में भी कहा गया है कि मात्र गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता चरित्रहीन ब्राह्मण से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। मतलब मात्र एक गायत्री मंत्र का ज्ञान है किसी पंडित को तो वह उस पंडित से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है जो चरित्रहीन है मगर उसे बहुत सारे वेदों का ज्ञान है, ठीक है। यानी हम चरित्रवान हैं तभी हम वास्तविकता में शिक्षित हैं, और जो चरित्रहीन है वह कितना भी वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, वह शिक्षित नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा न केवल बालक को चरित्रवान बनाए बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करे ताकि वह देश को सुयोग्य नागरिक बना सके, मतलब सुयोग्य नागरिक दे सके। यानी चरित्रवान तो बनाए ही शिक्षा, उसके साथ साथ अब देखिए चरित्र तो अच्छा होना चाहिए लेकिन भाई देश को चलाने के लिए सुयोग्य नागरिक तो चाहिए, नागरिक भी चाहिए, उनका चरित्र तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साथ में उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति चरित्रवान तो बहुत है लेकिन उसका शारीरिक विकास नहीं है, मतलब वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है ज़्यादा जिसमें शारीरिक शारीरिक बल का प्रयोग हो रहा है, मानसिक बल का प्रयोग हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, उसकी बुद्धि लब्धि भी कम है, ठीक है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ है मगर चरित्रवान बहुत है, तो क्या ऐसी शिक्षा देश को अच्छे नागरिक दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। तो चरित्र तो ज़रूरी है ही कि शिक्षा चरित्र
मतलब अच्छे चरित्र के लोगों का निर्माण करे, साथ में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करे, जिससे देश को क्या हो, अच्छे नागरिक मिल सके। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा का सार ये था कि शिष्य जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापस समाज में प्रवेश करे तो वह एक संतुलित सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित हो, इसलिए उन्हें सामाजिक कौशलों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, यानी सामाजिक कौशलों की शिक्षा भी गुरुकुल में दी जाती थी। इसका मतलब वही है, केवल चारित्रिक विकास ही नहीं किया जाता था, सामाजिक कौशल भी सिखाए जाते थे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार करना वैदिक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। यानी जो हमारी भारत की जो इतना सुंदर जो हमारी संस्कृति है, आप सभी जानते हैं कि भारत की संस्कृति कितनी सुदृढ़, सुंदर और अखंड है, उसका संरक्षण करना, उसका प्रसार करना भी क्या था, वैदिक कालीन शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य था। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा भारतीय परंपरा के सतत प्रवाह को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, हमारी जो भारतीय परंपरा है उसका संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है, सभी जानते हैं, शिक्षा के द्वारा। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में ऐसे विषयों, प्रणालियों का समावेश था जो बालक को भारतीयता के प्रति जागरूक बनाते थे। ठीक है, यानी वैदिक कालीन शिक्षा में ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड थे जो बालक को भारतीयता के प्रति क्या करते थे, जागरूक बनाते थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब वैदिक कालीन शिक्षा के जो सिद्धांत और विशेषताएं थी, अब उनको देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित शिक्षा की जो वैदिक कालीन समय में जो शिक्षा प्रचलित थी, उसकी जो सबसे अहम बात थी, महत्वपूर्ण बात थी, वह क्या थी कि उस समय की जो शिक्षा थी वो राज्य के नियंत्रण से क्या थी, मुक्त थी। ठीक है, यानी उस समय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था, जैसे आज के समय में है, शिक्षा व्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको और कमेंट बॉक्स में देना है कि शिक्षा कौन सी सूची में आती है। ठीक है, ठीक है, शिक्षा कौन सी सूची में आती है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस समय वैदिक कालीन शिक्षा में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप शिक्षा व्यवस्था में नहीं था, यह लोगों का निजी कार्य था। ठीक है, जो शिक्षा व्यवस्था थी वो लोगों का क्या था, निजी कार्य था। ठीक है, जिसका प्रबंध तंत्र ब्राह्मणों के अधीन था, यानी तब इसकी जिम्मेदारी किस पे थी, ब्राह्मणों पे थी। ठीक है, राजा या धनी वर्ग, अब आप लोग सोचेंगे कि तो फिर खर्चा कैसे चलता था इन शिक्षण संस्थाओं का, गुरुकुलों का। तो जो राजा और धनी वर्ग थे वो अपनी इच्छा से इन संस्थानों में क्या करते थे, कुछ अनुदान देते थे, कुछ दान करते थे। ठीक है, और ये संस्थाएं इनके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से स्वतंत्र थी, यानी जो राजा वगैरह ने नियम कानून बना रखे थे उनसे ये पूरी तरह क्या थी, स्वतंत्र थी। केवल वो लोग धनी लोग, राजा वगैरह क्या करते थे, अनुदान तो देते थे मगर हस्तक्षेप नहीं करते थे, नियम कानून उनके स्वयं के ही होते थे, गुरुकुल वालों के। ठीक है, राजा के नहीं होते थे, राज्य से मुक्त थी, सरकार से मुक्त थी। ठीक है, और सबसे अच्छी जो एक क्वालिटी है वो ये है कि सार्वजनिक थी और निःशुल्क थी। ठीक है, यानी उस समय पैसा नहीं लिया जाता था शिक्षा के बदले, जैसे आजकल फीस ली जाती है, बस लास्ट में क्या गुरु दक्षिणा ली जाती थी। मगर तब भी ऐसे महान महान गुरु थे जो सब कुछ मांग लेते थे अपने विद्यार्थियों से। ठीक है, एकलव्य की कहानी सभी ने सुनी होगी, द्रोणाचार्य ने उन्हें सिखाया भी कुछ भी नहीं और उनका अंगूठा भी मांग लिया। तो ऐसे गुरु, फिलहाल मेरी राय में तो ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए जो गुरु दक्षिणा में अंगूठा ही मांग ले, मतलब एक धनुर्धारी का अंगूठा ही मांग लिया जाएगा तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो फिलहाल उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी सार्वजनिक थी और निःशुल्क थी। ठीक है, इस काल में शिक्षा देना एक पवित्र कर्तव्य समझा जाता था, यानी पवित्र कार्य था, तो उसके बदले भी पैसे तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है,
छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। शिक्षा के द्वार सभी वर्ग लिंग के लिए खुले थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था से शिक्षा कुछ वर्गों के लिए सुगम्य नहीं थी, फिर भी पठन पाठन ब्राह्मण वर्ग का धर्म माना जाता था। देखिए, इस बात को मैं समझा दूं। उत्तर वैदिक काल से वर्णाश्रम व्यवस्था आप समझते ही हैं। 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, ठीक है, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र। तो इसमें जो उत्तर वैदिक काल में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, उसमें क्या था? शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था, जो कि सबसे गलत बात है। ठीक है, शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए, तो इससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल ऐसा था उस समय में। ठीक है, तो फिलहाल बाकी सबके लिए शिक्षा क्या थी? निःशुल्क थी और सार्वजनिक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः वैयक्तिक था। बच्चा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। गुरु वैयक्तिक भिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण देता था। उसकी बौद्धिक व मानसिक क्षमताओं कुशलताओं का संवर्धन करता था। यानी कि देखिए, मनोविज्ञान में भी आप लोग ये पढ़ते हैं, कि क्या मतलब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इस बात का ध्यान गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में भी रखा जाता था। प्रत्येक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग समझा जाता था और इस आधार पर ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात जो थी, शिक्षा पुस्तकीय ना होकर व्यवहारिक थी। ठीक है, पुस्तकीय ना होकर कैसी थी? व्यवहारिक थी। ठीक है, बालक गुरु के पास केवल विषयगत ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता था, बल्कि उसे भावी वयस्क जीवन में प्रवेश करने से पूर्व की तैयारी करवाता था। ठीक है, यानी वयस्क जीवन में जब वो प्रवेश करेगा, उसमें जाने के लिए उसकी तैयारी करवाता था, पूर्व मतलब प्री प्रिपरेशन करवाता था। ठीक है, समस्त दैनिक क्रियाओं, व्यावसायिक कौशलों को करके सिखाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षा क्या थी? सवासीय थी, मतलब वहीं रहना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि हम क्लास अटेंड करके घर आ जाएंगे, वहीं रहना पड़ता था। आवासीय थी, वहीं गुरुकुल में टीचर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ रहना पड़ता था। ठीक है, बच्चा अपना घर परिवार छोड़कर विद्या ग्रहण करने हेतु गुरु के घर जाता था और एक नियत अवधि तक वहाँ रुककर शिक्षा ग्रहण करता था। ठीक है, और इस व्यवस्था में उसे कोई शुल्क भी नहीं देना होता था। मतलब वो वहाँ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई शुल्क नहीं देना होता था। ठीक है, लेकिन प्रत्येक छात्र अपने दैनिक कार्यों को गुरु के निर्देशन में करता था। इससे उसमें आत्मविश्वास आता था और वह समाज का एक अच्छा नागरिक बनता था। मतलब उस समय गुरु से मुंह से जो निकल गया, वो ईश्वर के मुंह से निकल गया था, ऐसा समझ लीजिए। गुरु ईश्वर से भी बड़ा माना जाता था। ठीक है, और गुरु और शिष्य, मतलब जो गुरु होता था वो शिष्य का क्या होता था? आध्यात्मिक पिता होता था। ठीक है, आध्यात्मिक पिता होता था, यानी कि अगर कोई महिला शिक्षिका है तो वो क्या हो गई? आध्यात्मिक माता हो गई। इसलिए गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, बहुत ही पवित्र होता है। ठीक है, भले ही टीचर कितना भी बड़ा है या स्टूडेंट कितना भी बड़ा है, मतलब एज डिफरेंस कितना भी है, गुरु हमेशा उसका पिता ही रहेगा, माता तुल्य ही रहेगी, पिता तुल्य ही रहेगा। इसीलिए गुरु को क्या कहा जाता था? आध्यात्मिक पिता ही कहा जाता था। आयु से नहीं निर्धारित होता था ये रिलेशन, ये उनके जो गुरु शिष्य संबंध था उससे निर्धारित होता था। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे गौर कीजिएगा। ठीक है, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे और 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? आदित्य कहते थे। ठीक है, एक वेद के ज्ञाता को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे और 4 वेदों का जो ज्ञान हो जाएगा उसे क्या कहलाते थे? क्या कहते थे? आदित्य कहते थे। ठीक है, आजकल तो किसी का भी नाम आदित्य रख देते हैं, मगर आदित्य का वास्तविकता में अर्थ क्या है? जैसे 4 वेदों का ज्ञान हो, जिसने 4 वेद पढ़े हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में ही संस्कारों का बहुत महत्व है, मंत्रों का बहुत महत्व है। तो अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत महत्व होगा। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें संस्कारों या मंत्रों का विशेष महत्व था, ठीक है। बालक 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने लेने के बाद गुरुकुल में प्रवेश करता था, ठीक है। 5 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद, ठीक है। और 5 वर्ष तक वो क्या करता था, घर पे ही पढ़ाई करता था, ठीक है। 5 वर्ष की अवस्था में जो संस्कार होता था उसे क्या कहते थे, चूड़ाकर्म संस्कार कहते थे। तो 5 वर्ष की अवस्था में जो संस्कार होता था उसे क्या कहते थे, चूड़ाकर्म संस्कार कहते थे। इसी संस्कार को विद्या आरंभ संस्कार भी कहते थे, ठीक है। इस संस्कार के बाद बच्चे की गृह शिक्षा शुरू कर दी जाती थी। प्रायः प्रारंभिक शिक्षा घर में माता पिता बुजुर्गों के बीच ही संपन्न होती थी। परिवार में मंत्रों का उच्चारण, अभ्यास, पठन, प्रारंभिक गणित, कथा, कहानी आदि का ज्ञान कराया जाता था, ठीक है। 5 वर्ष तक यानी घर पे ही शिक्षा होती थी। 5 वर्ष के बाद चूड़ाकर्म संस्कार या विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था बालक का, ठीक है। उसके बाद उसे गुरुकुल भेजा जाता था, ठीक है। वहाँ उसका कौन सा संस्कार होता था, उपनयन। यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसका कौन सा संस्कार हो गया 5 वर्ष की अवस्था में, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। और उस संस्कार के बाद उसकी पढ़ाई कहाँ होती थी, घर में ही होती थी। लेकिन जब उसके बाद जब उसको गुरुकुल भेजा जाता था तब उसका कौन सा संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। और उपनयन का क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ गुरु पास ले जाना, ठीक है, अर्थात गुरु के पास ले जाना, ठीक है। उपनयन संस्कार के बाद गुरु क्या करता था, गायत्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करवाता था। इस धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और द्विज कहलाता था। देखिए, सीधी सी बात है कि उपनयन संस्कार के बाद जो छात्र था वो क्या कहलाता था, द्विज कहलाता था। क्या कहलाता था, द्विज कहलाता था, ठीक है, द्विज कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। अब उपनयन संस्कार की देखिए आयु भी प्रत्येक जो वर्ण था, वर्ण व्यवस्था तो लागू थी ना उस समय, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस जो वर्ण थे वो सब में अलग अलग थी। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष थी, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष थी और वैश्य के लिए 12 वर्ष थी। और क्योंकि चौथे वर्ण के लिए शिक्षा व्यवस्था ही लागू नहीं थी, मतलब कमियां तो इसमें भी थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में कमियां नहीं थी, कमियां थी, मेरे अकॉर्डिंग तो कमियां थी। भाई जब शिक्षा सार्वजनिक थी तो सभी के लिए होनी चाहिए, एक वर्ण के को उससे दूर क्यों रखा गया था, है ना। तो फिलहाल तीनों वर्णों के लिए शिक्षा जो उपनयन की आयु थी वह अलग अलग थी। आगे बढ़ते हैं। अध्ययन काल, तो सामान्यतः जो अध्ययन काल होता था वो 12 वर्ष का होता था, ठीक है। स्पष्ट है कि बालक की 5 वर्ष तक की शिक्षा घर में संपन्न होती थी और उसके आगे की शिक्षा वह आश्रम में रहकर करता था। 5 वर्ष तक की घर में होती थी, उसके आगे की वो कहाँ करता था, गुरुकुल में करता था, आश्रम में, ठीक है। शिक्षा सत्र व समय, शिक्षा जो सत्र होता था उसकी अवधि 1 वर्ष से 4.5 या 5 मास तक की होती थी। 1 वर्ष में 4.5 या 5 मास तक की होती थी, ठीक है। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से समाप्त होता था। यानी जो शुरू होता था उस संस्कार का क्या नाम था, जो हमारी उनकी स्टडी स्टार्ट होती थी उपाकर्म समारोह, और जब खत्म होती थी उसे बोलते थे छंद मास उत्सर्जनम समारोह, ठीक है। जो शिक्षण कार्य था उसके विषय में पढ़ लेते। वैदिकालीन शिक्षा में पठन पाठन प्रायः प्रातः काल से मध्याह्न तक, फिर विश्राम तथा भोजन उपरांत सायंकाल तक चलता था, ठीक है। ये उसका रूटीन था, यानी मध्यकाल तक, उसके बाद थोड़ा विश्राम, फिर भोजन के बाद फिर सायंकाल तक चलता था। गुरुकुलों में जो था अवकाश की भी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कि छुट्टियां नहीं मिलती थी। प्रत्येक 4 महादिन का प्रतिपदा पूर्णिमा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। मतलब छुट्टियों की व्यवस्था भी वैदिक कालीन शिक्षा में थी, ठीक है। छुट्टियां भी बहुत मिलती थी, ऐसा नहीं था कि छुट्टियां बहुत कम मिलती थी, ठीक है।
लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, एक दो टॉपिक और मुझे इसमें शामिल करने थे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में शामिल कर लेंगे। फ़िलहाल आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोग पता ही है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ रहे थे। हमने वैदिक कालीन शिक्षा क्या है ये पढ़ लिया कि वेदों पे आधारित शिक्षा थी वैदिक कालीन शिक्षा, ठीक है। उसका और जो मैंने पूछा था सबसे प्राचीन वेद, उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उद्देश्य हमने पढ़ लिया था व्यक्ति को ज्ञानवान बनाना, ठीक है। और ये जो संसार है ये मिथ्या है, ठीक है, ब्रह्म ही सत्य है, इसका ज्ञान कराना। चारित्रिक विकास करना, एक अच्छा नागरिक प्रदान करना समाज को, ये सारी क्या थी उसके उद्देश्य थे। विशेषताओं की बात करें तो राज्य से मुक्त थी, सरकार का कंट्रोल नहीं था, सार्वजनिक थी, निःशुल्क थी, सभी के लिए थी, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों के लिए शूद्रों के लिए शिक्षा नहीं थी, ठीक है। शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिक था, व्यवहारिक थी, अपने घर छोड़ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने जाता था बालक, ठीक है। एक वेद की ज्ञाता को स्नातक कहते थे, 2 वेद की ज्ञाता को वसु कहते थे, 3 वेद की ज्ञाता को रुद्र कहते थे और 4 वेद की ज्ञाता को आदित्य कहते थे, ठीक है। फिर हमने शिक्षा व्यवस्था पढ़ी कि जो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था थी इसमें 2 संस्कार थे। वैदिक कालीन शिक्षा में जो छोटी आयु पे 5 वर्ष की आयु पे होता था, चूड़ाकर्म संस्कार उसे बोलते थे या विद्यारंभ संस्कार बोलते थे। उसके बाद बच्चे को घर में ही पढ़ाया जाता था, उसके माता पिता या बुजुर्ग लोग पढ़ाते थे। उसके बाद उसका उपनयन संस्कार होता था, उसकी भी आयु प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग थी, ठीक है। उपनयन का मतलब पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना, जिसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा के शिक्षा प्राप्त की जाती थी। उपनयन संस्कार की आयु प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग थी, ठीक है। ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 11 और वैश्य के लिए 12, ठीक है। फिर हमने अध्ययन काल पढ़ा, कितने समय था, 12 वर्ष का अध्ययन काल होता था, ठीक है। शिक्षा सत्र और समय हमने पढ़ा क्या था। शिक्षण कार्य पढ़ा कि शिक्षण कार्य में किस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा में करवाया जाता था। शिक्षा बस हमने यहीं तक पढ़ा है, इसके बाद की चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसको ही अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा, एक बार नहीं कई बार देखिएगा, तब समझ में आएगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अपने स्टूडेंट्स के। जब टीचर्स तो करते ही हैं अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हैं, कमी बताते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ये कहिएगा कि वीडियो बहुत अच्छी लगी, कमी भी बताइएगा, कमी से भी मोटिवेशन मिलता है। ऐसी बात नहीं है, हम मोटिवेट होंगे कि हम और अच्छा पढ़ाएं, अपने शिक्षण कार्य में जो हमारी कमियां रह गई हैं उन्हें सुधारें, ठीक है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो लाइक मत कीजिएगा, ठीक है। और कोई कमी लगी हो वो बताइएगा, कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। और जो मैंने बीच में जो क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और शिक्षा कौन सी सूची में आती है, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मैं डालूँगी तो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। फ़िलहाल आज के लिए ऑनलाइन क्लास में इतना ही। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा मेहनत से, क्योंकि छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, बहुत समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए, ठीक है। ओके, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने, मूल्यांकन कार्ड तो रह ही गया। रुकिए, मैंने आज जितना भी पढ़ाया है वो सब आपको लिखना है, ठीक है। लास्ट में मैंने मूल्यांकन कार्य दिया था कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की विवेचना करनी है, ठीक है। ये मूल्यांकन कार्य है आपका, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की विवेचना करनी है। उसमें वही सारे टॉपिक्स लिखने हैं जो मैंने आज पढ़ाए हैं, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा, उसका उद्देश्य, सिद्धांत एवं विशेषताएं, शिक्षा व्यवस्था, चूड़ाकर्म संस्कार, उपनयन संस्कार, अध्ययन काल, शिक्षा सत्र एवं समय, यहीं तक ही मैंने पढ़ाया है आपको। और शिक्षण कार्य, ये सारे आप वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जितना भी आज मैंने ये पढ़ाया, इन सब प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और वही आपकी अटेंडेंस होगी। अलग से अटेंडेंस मत भेजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।